नमस्कार मित्रों, आज का अपना पेपर रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स का 2012 का और उसमें जो मैथ्स के प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 कोष्टक के बाहर 3 के बराबर नहीं है। ये इस तरह से प्रश्न आता है, 3 की पावर 2 और कोष्टक के बाहर 3 लिखा। इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 2 और कोष्टक के बाहर जो 3 लिखा है इनका आपस में गुणा है। तो ये 3 की पावर 2 का 3 से गुणा कितना 6, 3 की पावर 6 है। इसको आप 3 की पावर 2 को 9 भी लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न था कि 3 की पावर 2 और ये 3 किसके बराबर नहीं है। 3 को अंदर और 2 को बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 3 27 की पावर 2, 27 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 6 भी है, 9 की पावर 3 भी है। ये तीनों ही है, 3 की पावर 6 भी है, 27 की पावर 2 भी है, 9 की पावर 3 भी है। ये सारे एक जैसे हैं, ये एक अलग है। 6 की पावर 3 216 होता है, ये 216 नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 की पावर 2 लिखो, ये 3 की पावर 2 को 9 लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 है, ये 3 अंदर लिखो, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 को 27 लिख सकते हैं, बाहर 27 है, 27 की पावर 2 हो जाएगा। और ये 3 और 2 आपस में गुणा होकर 3 की पावर 6 भी हो जाएगा। ये सारे एक जैसे ही, कोई सा भी देखो, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, उत्तर इसका जाएगा डी। अगला, किसी कक्षा में 54 विद्यार्थी है, यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुणी हो तो छात्रों की संख्या बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखिए किस प्रकार माना, टोटल संख्या दे रखी 54 है, छात्रों की संख्या का 4/5 गुणा है। अब छात्राओं की संख्या मान लीजिए, ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, दोनों में से एक मान लीजिए। छात्रों की संख्या यदि मानेंगे तो उस तरह से मान लीजिए कि 4/5 गुणा करना है, छात्रों की संख्या का 4/5 गुणा करना है, बटे वाला 5 कट जाए इस तरह से। आप छात्रों की संख्या मान लीजिए, छात्रों की संख्या 5x और छात्राओं की संख्या 5x का 4/5 गुणा, तो 5 से 5 कट जाएगा 4x, गर्ल्स 4x और बॉयज 5x, टोटल मिला के 5 और 4 कितने होंगे 9x, और उस 9x का मान दिया हुआ कितना है 54। तो x बराबर 54 में 9 का भाग देना, 54 में 9 का भाग x बराबर 6, 6 9 में 54, ये x बराबर आ गया 6। अब इसके बाद पूछा है छात्रों की संख्या बॉयज, ये 5x, 5 गुणा x का मान 6 और 5 6 के 30, ये इसका आंसर। छात्रों की संख्या कितनी है 30 और छात्राओं की संख्या कितनी है, ये 4 गुणा 6 24, छात्राओं की संख्या 24 मतलब गर्ल्स 24 है और जो बॉयज है वो 30 है, और बॉयज की संख्या ही पूछी गई है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, छात्रों की संख्या। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल सही है। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह भी सही है, 38 पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल होता है वो पूरा पूरा 25 का होता है, 38 का नहीं होता है। दोनों कथन सही है, ये कह रहा सही नहीं है वो बताना है। किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। कोई विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग में व्यक्त कर सकते हैं, यह कथन है। इस कथन को थोड़ा सा चेक करिए। कोई विषम संख्या जैसे कि 3 और इस 3 का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग 9, इसको 2 लगातार संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 और 5 का जोड़ कितना होता है 9 होता है। जैसे कि अगली विषम संख्या 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को आप 2 विषम धनात्मक संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, 13 और 12 और 13, ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है और एक विषम संख्या 2 लगातार विषम संख्याओं के योग से हमेशा बनी हुई ही होती है। तो एक विषम संख्या 2 लगातार विषम संख्याओं के योग के रूप में होती है, तो ये कथन भी सही है। चौथा,
किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। अब देखिए सम संख्या है और उसका यदि वर्ग करेंगे तो भी संख्या कैसी आएगी, सम आएगी। और सम को यदि जोड़ के रूप में लिखेंगे तो दोनों ही विषम होगी, तो जोड़ असम होगा। और या फिर दोनों ही क्या हो, सम हो, तो जोड़ सम होगा। एक सम और एक विषम का जोड़ सम संख्या नहीं होता है। दो लगातार पूर्णांक लिखेंगे तो एक संख्या सम आएगी, एक विषम आएगी। तो एक सम और एक विषम का योग सम नहीं होता है। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में आप सम संख्या के वर्ग को नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसका कथन गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान आसान प्रश्न है, कुछ प्रश्न हार्ड है, बाकी सरल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये छूट का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये लाभ का फॉर्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये भी सही है। ये दोनों सही है। ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये भी सही है। मतलब ये गलत होगा। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं होता है। छूट का क्रय मूल्य से कहीं कोई लेना देना ही नहीं होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से ही संबंधित होती है। और छूट का फॉर्मूला अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ये इसका फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27x³ प्लस 27x² y प्लस 9xy² प्लस y³ को y प्लस 3x से भाग देने पर प्राप्त, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्राप्त भागफल। प्राप्त भागफल तथा शेष बराबर है। ये परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। भागफल और शेष पूछा गया था। भागफल कितना है और शेषफल कितना है। इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे, y प्लस 3x है और ये y प्लस 3x का होल क्यूब है। ये जो लिखा गया है ये y प्लस 3x का होल क्यूब है। तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कि आप एक बार देखिए y प्लस 3x का होल क्यूब करेंगे तो इसमें सूत्र लगता है a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3ab a प्लस बी और प्लस b³। ये इस तरीके से a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस 3ab a प्लस बी और b³ फिर इसको आगे आप तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² b प्लस 3ab² और प्लस ये b³ और ये प्लस इधर a³। इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी है कि आप a का b का बार गुणा कर दो, कोष्टक घट जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये जो लिखा है y प्लस 3x का पूरा होल क्यूब है। क्या y³ a³ मतलब y³ प्लस ये 3a² b, ये 3 ये a² मतलब y गुणा y, a² और b का मतलब 3x प्लस 3ab² ये 3a का मतलब y, b का मतलब 3x और इसका स्क्वायर मतलब गुणा 3x और प्लस b³ और b³ का मतलब है 3x का क्यूब। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये y³ प्लस ये y गुणा y² 3 का 3 से गुणा 9x y² प्लस ये 3 और 3 ये 27 उसके साथ x² और उसके साथ y और ये 3 का क्यूब 27x³। यही प्रश्न था। 27x³ ये 27x³ 27x² y ये 27x² y 9x y² ये 9x y² और y³। मतलब ये इसका क्यूब है और इसके क्यूब में इस संख्या का भाग देंगे। y प्लस 3x के क्यूब में यदि y प्लस 3x का भाग दिया जाए तो भाग जाएगा y प्लस 3x का स्क्वायर और शेषफल जो होगा 0 होगा। कि इसमें भाग पूरा जाएगा, शेषफल 0 होगा। y प्लस 3x के क्यूब में y प्लस 3x का भाग y प्लस 3x का स्क्वायर बाहर जाएगा, शेषफल 0 होगा। ये यदि किसी ऑप्शन में लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको और सूत्र लगा के हल करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a² प्लस b² 3 9
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 3 गुणा 2 6xy, ये हो सकता है। यदि वो नहीं है ऑप्शन में तो एक्स वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6xy, यही है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6xy, 9 स्क्वायर 6xy वाई स्क्वायर और ये शेषफल 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भाग विधि से भाग दे के भी कर सकते हैं, सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। सूत्र वाले से पता चल जाता है सीधा, ये इसका क्यूब है, भाग देंगे स्क्वायर बचेगा, ये स्क्वायर का सूत्र है बराबर शेषफल 0 होगा, ये शेषफल। तो मतलब जस्ट सेकंडों में इसका आंसर आ जाता है। ये अपने को पता है, समझने के लिए लिखा, बाकी यहाँ से सीधा पता चल गया सूत्र बन रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, a प्लस बी के होल क्यूब में a प्लस बी का भाग देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और ये होल स्क्वायर का सूत्र साथ में शेषफल कितना है तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए शेषफल क्या है 0 है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d संख्या है ए सी डी वित्तानुपात में होती यदि ए सी और डी वित्तता अनुपात में होता, इस तरीके से बताया गया है कि ए सी डी वित्ता अनुपात में है तो ये होता है ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी। इस तरीके से वित्ता अनुपात का मतलब बीच वाली दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर है। ये जो सी लिखा है ये इस तरीके से, ये दोनों संख्याएं वित्ता अनुपाती का मतलब बीच वाली दोनों संख्याएं बराबर है, और इसकी और उसकी तुलना करेंगे तो b बराबर क्या होगा, c होगा, कि b और c दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों पद एक जैसे हैं। वित्ता अनुपात में होती है यदि b बराबर क्या हो, c हो। b और c आपस में बराबर हो तो ये आपस में क्या होगी, वित्ता अनुपात में होगी। नेक्स्ट, 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन रुपयों में क्रमशः होंगे। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 में बांटना है, 7 और 3 टोटल 10 भाग है, प्राप्त दोनों का ही धन पूछा गया है, तो 10 का भाग दे दो 210 में, 210 में 10 का भाग देंगे तो एक भाग का मान आएगा 21, उसके बाद एक गुणा कर लो 7 से, एक गुणा कर लो 3 से, तो ये 7 एकम 7, 7 दो 14, ये 3 एकम 3, 3 दो 6, 147 और 63। पहले कौन है, राम। राम का अनुपात कितना है, 7, 7 वाला पहले लिखना है, 147 पहले और उसके बाद 63, दोनों बांटने के बाद अनुपात में जो धन मिलेगा वो मिलेगा 147 और 63। ये 147 और 63 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन बराबर नहीं है उस चक्रवर्ती ब्याज के जो 48,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक के हिसाब से लगाया जाए। अब ये प्रश्न कैलकुलेशन का नहीं है, थोड़ा सा समझने का। चक्रवर्ती ब्याज से 48,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो इनमें से किसके बराबर नहीं है। अब देखिए 48,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 6 महीने के हिसाब से, ये देखिए 6 महीने का मतलब होता है अर्धवार्षिक शर्त। 6 महीने का ब्याज मतलब जोड़ा जाता है, या 6 महीनों से ब्याज जोड़ा जाता है, मतलब एक वर्ष में 2 बार ब्याज जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं अर्धवार्षिक शर्त। अर्धवार्षिक शर्त की जब कैलकुलेशन की जाती है तो ये होता है कि दर आधी और समय दुगुना। तो दर जो 10% है वो किस में बदल जाएगी, 5% में। समय जो है 1.5 वर्ष, ये दुगुना हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा। 48,000 रुपए 3 वर्ष 5%, 48,000 रुपए 3 वर्ष 5%, मतलब पहला ऑप्शन इसके बराबर ब्याज आएगा। क्लियर, दर आधी और समय दुगुना अर्धवार्षिक शर्त में। दूसरा ऑप्शन है 48,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 4 महीनों के हिसाब से। अब देखिए 4 महीनों के हिसाब से जब गणना करेंगे, किस हिसाब से, 4 महीनों के हिसाब से। 4 महीनों के हिसाब से गणना करते हैं तो एक वर्ष में कितनी बार गणना की जाएगी, 4 के कितने सेट बनेंगे, इसके लिए आप 12 में 4 का भाग दे दो। 12 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। एक वर्ष में कितनी बार गणना की जाएगी,
3 बार गणना की जाएगी। 3 बार गणना की जाएगी तो ये 1 वर्ष बदल जाएगा कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 किस्तें होगी, वही किस्तें कितनी है? 3 होगी, तो 1 वर्ष 3 गुना हो जाएगा, दर तिहाई हो जाएगी। जब वर्ष में 3 बार ब्याज जोड़ा जाएगा तो समय 3 गुना और दर तिहाई। दर तिहाई 15 से तिहाई मतलब कितना हो जाएगा? 5%। तो वापस वो का वो कि 48,000 रुपए 3 वर्ष और 5%। ऑप्शन नंबर 2 भी वैसा का वैसा है जैसा ऑप्शन नंबर 1 था। अब तीसरा, 48,000 रुपए पर 9 महीनों के लिए 20% की दर से 3 महीने के हिसाब से। यह है त्रैमासिक शर्त। त्रैमासिक शर्त 3 महीनों से, तो 12 में 3 का भाग दे दो, वर्ष में कितनी बार? 4 बार। 12 में 3 का भाग देंगे, वर्ष में कितनी बार कैलकुलेशन होगी? 4 बार कैलकुलेशन होगी। 4 बार कैलकुलेशन होगी तब दर चौथाई और समय 4 गुना हो जाएगा। दर चौथाई 20 में 4 का भाग दे दो, 20 में 4 का भाग देंगे, दर कितनी हो जाएगी? 5%। समय चौगुना, 9 का 4 से गुणा, 9 चौके 36, 36 मतलब 12 तिया 36, कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो वही 3 वर्ष और 5% की दर 48,000 रुपये, मतलब तीनों एक जैसे, ये तीनों उसके बराबर है। चौथा इसका उत्तर होगा। 48,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 15% की दर से 6 महीनों के हिसाब से। अब 6 महीनों के हिसाब से ब्याज करेंगे तो दर आधी होती है और ये दर कितनी हो जाएगी? 7.5% होगी। ये दर 7.5% होगी। प्रश्न के अनुसार दर 5% है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये ब्याज प्रश्न के ब्याज के बराबर नहीं आएगा। बाकी तीनों ऑप्शनों में आएगा। ये अर्धवार्षिक शर्त का, ये त्रैमासिक शर्त का, ये 4 मासिक शर्त। 4 मासिक शर्त में दर तिहाई समय 3 गुना, दर तिहाई समय 3 गुना। 4 मासिक का मतलब वर्ष में कितनी बार है? वर्ष में 3 बार है, मतलब दर में 3 का भाग दे दो और समय को 3 से गुणा कर दो, तो ये तीनों उसके बराबर आएंगे, चौथा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रश्न था। अगला, कोई व्यक्ति x 1000 रुपए की एक साड़ी को 10% के लाभ से y को बेचता है। y इसी साड़ी को 10% की हानि से z को बेचता है। z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा? 100 रुपए की साड़ी है, 10% के लाभ से बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 110 रुपए में। फिर 10% की हानि से मतलब 90%, वापस ये 11 9 99 रुपए में। 100 रुपए की साड़ी को 10% के लाभ से y को बेचा, y 110 में खरीदेगा। y फिर 10% की हानि से वापस 99 रुपए में बेचेगा। z कितने रुपए में खरीदेगा? z 99 रुपए में खरीदेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण बराबर होते हैं, गलत। तिर्यक रेखा के ये दो तिर्यक रेखाएं, समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, इस तरफ यदि एक तरफ दोनों कोण बनते हैं तो बराबर नहीं होते। एक तरफ बने दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कथन गलत। एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, एकांतर कोण तो बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कथन भी गलत है। संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होंगे? जैसे कोण का नाम 1 2 3 4 ऐसे लिखे हो, ये 5 6 7 और 8, कोई भी नाम लिख दो, जैसे कोई भी लिखे, कैसे भी लिखे, 1 2 3 4 5 7 8 जैसे लिखो। अब संगत कोण का मतलब है ये 1 नंबर 5 नंबर के बराबर है, 2 नंबर 6 नंबर के बराबर है, 3 नंबर 7 नंबर के बराबर है, 4 नंबर 8 नंबर के बराबर होगा। संगत कोण है 1 और 5 संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। आपको पूछा ही गया है सत्य कथन। सत्य कथन कौन सा है? सी सही है। एक ऑप्शन डी बच गया। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ, ये एक तिर्यक रेखा है, अब इसके एक तरफ दो ही कोण बनते हैं, वो बराबर नहीं होंगे, बाह्य कोण जो है वो बराबर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एक कथन ही सही है, बाकी वाले कथन गलत है। ये आसान सही है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके लिए कम से कम कितने अवयव आवश्यक होने चाहिए? 5 अवयव आवश्यक होने चाहिए। 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। तो कम से कम आवश्यक अवयवों की संख्या कितनी है? तो 5। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है,
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आधार गुणा ऊंचाई चतुर्भुज के क्षेत्रफल का समांतर, और समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आसान सा सीधा सीधा सूत्र ही पूछा गया। नेक्स्ट, आर त्रिज्या और इंच ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन का फॉर्मूला पूछा गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये रहा, और इसके साथ में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बेलन में। ये 2 पूछे गए हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ऑप्शन नंबर 2। कई प्रश्नों में सीधे सीधे सूत्र ही पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी दशा दो त्रिभुजों के सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है दो हूबहू एक जैसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं बिल्कुल बराबर, कोण बिल्कुल बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब सर्वांग सम त्रिभुज के 4 वैसे नियम हैं। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, भुजा 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 नियम है बिल्कुल, इस नियम को एस 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 साइड, भुजा 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 नियम। तीसरा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, बिल्कुल सही है, एस ए एस, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर हो, ये भी सर्वांग समता का नियम है, सही है। तीसरा, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, ये भी सही है, ए एस ए, ये भी सर्वांग समता का नियम है। तीनों कोण बराबर हो, ये सर्वांग समता का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों कोण बराबर हो, ये सर्वांग समता का नियम नहीं है, ये समरूपता का नियम है। और सर्वांग समता का चौथा नियम होता है, वो होता है समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। एक कोण समकोण हो, एक कर्ण और एक भुजा यदि बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होता है। सर्वांग सम त्रिभुजों के 4 नियम हैं, 3 ये इसमें दिए हुए, चौथा ये समकोण कर्ण भुजा। सर्वांग सम का मतलब दो हूबहू एक जैसे त्रिभुज। ये आसान सा प्रश्न है, पूछा गया है, इस प्रकार का टैली मार्क है, 1 2 3 4 और 5 लिखा गया। इसको हिंदी में मिलान चिन्ह और अंग्रेजी में टैली चिन्ह या टैली मार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। और ये लिखा हुआ 5। आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र किस प्रकार का होता है? एक प्रश्न पहले वाले पेपर में भी आया हुआ था, ये इस तरह का, इस तरह का जो चित्र होता है, बराबर ऊंचाई के स्तंभ बने होते हैं, आधार एक समान होता है और इसमें बीच में गैप नहीं होता। बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं दंडारेख या स्तंभ ग्राफ। और ये जो है बराबर सब जगह कोई कोई गैप नहीं है, ये होता है आयत चित्र। ये होता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बटन, ये इसका सी ऑप्शन सही है। आयत चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है। ये सतत का मतलब लगातार होता है, असतत मतलब बीच में टुकड़े होते हैं, वो असतत होता है। ये सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन ही आयत चित्र का प्रदर्शन होता है। इसका प्रश्न हर पेपर में पूछा, रीट लेवल 2 में। तो ये आसान सा प्रश्न है, आंकड़े दे रखे, बारंबारता बंटन सारणी बनानी। अब देख लीजिए इनमें से कौन से सारणी बनाई हुई है, जो आंकड़े हैं उनको लिखना है। इसके अनुसार ये है कि 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, 1 2 3 बार आया, सही है। 3 2 बार आया, 3 2 बार आया है, 1 और 2 3 2 बार आया, सही। 4 4 0 बार आया है, 5 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, 6 6 1 बार आया, 7 7 1 बार आया, 8 8 नहीं आया 0, और 9 1 बार आया 9, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कह रहा है कि स्कोर 1 7 बार आया, 7 बार का है। ये बारंबारता का मतलब उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया,
ये कह रहा है कि 1 7 बार आया, इसमें 1 7 बार आया नहीं आया, एक आया ही नहीं इसमें, तो 1 0 बार है, तो ये इसका बारंबारता नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी ये रही, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 8 कितनी बार है और 9 कितनी बार है, ये सूत्र, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। आसान सा प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह गर्मियों की छुट्टियों में गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जो कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित की, सांख्यिकी में इस प्रकार के आंकड़ों के प्रदर्शन को कहा जाता है। मतलब ये चित्र किसका, यही पूछा गया। इस प्रकार का जो चित्र होता है उसको वृत्त चित्र या अंग्रेजी में पाई चार्ट बोला जाता है। वृत्त चित्र या पाई चार्ट, एक वृत्त में जो बनाया गया है वो वृत्त चित्र या पाई चार्ट होता है। ये पाई चित्र जिसका नाम दिया गया, पाई चित्र लिखो, वृत्त चित्र लिखो, पाई चार्ट लिखो, ये है। इस प्रकार के वृत्त में जो प्रदर्शित किया जाता है वो वृत्त चित्र होता है। अगला, अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित जो चित्र होते हैं उनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है? बराबर ऊंचाई है, बराबर चौड़ाई है, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी है, मतलब बीच में जो दूरी दे रखी है, गैप है कि बराबर चौड़ाई है, चौड़ाई का मतलब ये डिफरेंस बराबर है, भिन्न भिन्न ऊंचाई है कि ऊंचाई अलग अलग है, और इनके बीच की दूरी ये बराबर है, और ये बताता है कि ये सतत नहीं है। बराबर दूरी का मतलब इनके बीच में गैप है और ये बराबर दूरी से आए, सतत नहीं है, सतत नहीं है तो ये आयाचित्र नहीं है। बीच में गैप आया है मतलब आयाचित्र नहीं, बीच में गैप नहीं आया मतलब आयाचित्र। आयाचित्र सतत होता है, ये असतत होता है, तो ये असतत है, बराबर दूरी पर स्थित है, स्तंभों द्वारा प्रदर्शित है। ये कैसा है? दंड चित्र, दंड चित्र या स्तंभ चित्र इसको कह सकते हैं। बीच में दूरी है इसलिए असतत, सतत होता है वो आयत चित्र होता है। अगला प्रश्न, ये 2 के ऊपर पावर लिखी गई, एक ये और एक ये लिखा गया। अब इनमें से आपको बताना है कि सरल रूप इसका क्या होगा। पहला ये 2 के ऊपर पावर ऐसे लिखी गई है। दूसरा ये 2 की पावर 2 कोष्ठक के बाहर 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2 और इसकी ऊपर भी पावर 2, इस तरह से लिखा है। अब देखिए जहां कोष्ठक लिखा उसका मतलब गुणा होगा, पावर गुणा होगी। यहां देखिए ये 2 की पावर 2 है, तो इस तरीके से है, तो आपको सबसे ऊपर से सरल करना है। 2 की पावर 2 कितना होता है? तो ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 4, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। अब 2 की पावर 4 को हल करना है, तो 2 की पावर 4 को जब हल करेंगे तो ये 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार करेंगे तो 16, तो ये 2 की पावर कितनी है? 16। तो ये पहला बड़ा है 2 की पावर 16। दूसरे में ये आप इसको 4 की पावर 2 की पावर 2 को मतलब लिख सकते हैं 4, और ये 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4, तो ये 4 की पावर 4। इसको और फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, और तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है कि 2 की पावर 2 ये मतलब 4 है, 4 का 2 से गुणा 8 हो जाएगा। 2 की पावर इसको आप 8 भी लिख सकते हैं कि इस 2 को इधर लिखो और 2 बार लिख लीजिए और बार 4 है, 4 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है, 4 की पावर 4 लिखा जा सकता है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 2 की पावर 8 का ऑप्शन है या 4 की पावर 4 का ऑप्शन है। और तीसरा ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 और बार 2 है, तो ये आप 2 की पावर 4 को आप ऐसे 16 लिख सकते हैं। 16 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है, इसको 16 नहीं लिखें तो ये 2 की पावर 4 गुणा 2, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, कई तरीके। अब जो ऑप्शन के अनुसार, पहला जैसे देखिए 2 की पावर 16 पहले ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी है। 2 की पावर 16 पहला विकल्प है, 2 की पावर 16 केवल पहले और तीसरे में है, इनमें 2 की पावर 16 नहीं है। ये 4 की पावर जो 4 है, 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना है? 2 की पावर 8, तो ये नहीं। और 16 की पावर 2, 16 को यदि 2 की पावर में लिखेंगे तो 4, ये 16 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर कितनी है? 8 है, तो ये 2 विकल्प कट गए कि पहले ऑप्शन में 2 की पावर 8
और अपना पहला ऑप्शन है 2 की पावर 16 का, तो ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 सही है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 भी सही है। मतलब ये दूसरा दोनों में सेम ही, 4 की पावर 4 लिखो चाहे 2 की पावर 8 लिखो, 4 की पावर 4 और 2 की पावर 8 एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लिख सकते हैं, मतलब यहां तक सेम है। लास्ट से पता करना है, लास्ट 16 की पावर 2 और 8 की पावर 2, ये लास्ट, इसमें यदि 16 की पावर 2 आता है या 8 की पावर 2 आता है, कौन सा सही है? ये 16 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 नहीं है। लास्ट विकल्प क्या है? 16 की पावर 2 है, तो ये 16 की पावर 2 ऑप्शन वाला पहला सही है और ये तीसरा गलत है। 8 की पावर 2 और 16 की पावर 2 आपस में बराबर नहीं है, 16 की पावर 2 इसका चौथा विकल्प सॉरी तीसरा ऑप्शन है और ये 16 की पावर 2 ही था, तो ये इसका सरल रूप हो जाएगा 2 की पावर 16, 4 की पावर 4 और 16 की पावर 2, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से कोष्टक का क्या मतलब होता है यहां से पता चल जाता है। घात के ऊपर घात लिखी है, ये घात के ऊपर घात ऊपर से सॉल्व करनी है, ये कोष्टक से तो मतलब घात गुणा करके सॉल्व करनी, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है यहां से। नेक्स्ट, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आसान सा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक व्यंजक दिया है और माइनस दिया हुआ है जेड स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। और इसमें भी वो सूत्र लगेगा आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इसके टुकड़े होंगे, इसके टुकड़े कर दीजिए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, एक हो जाएगा माइनस जेड और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, मतलब एक बार बी प्लस लिख दीजिए, एक बार बी माइनस, ये माइनस लिख दिया ये प्लस लिख दिया, ये उसका उत्तर है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर होगा, इसके टुकड़े करना आसान सा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है, अंश हर में कंडीशन दे रखी है, ऑप्शन से हल कर सकते हैं। यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 1/3 हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, प्रारंभिक भिन्न पूछी गई है। अंश हर से 2 कम है, इसमें भी 2 कम है, इसमें भी 2 कम है, अंश हर से 2 कम होना चाहिए, ऊपर वाली संख्या कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम है, ये 9 है, ये 7 है 2 कम, ये 5, ये 3 2 कम, ये 7 5 2 कम, 3 1 2 कम, ये तो सही सही सब में 2 2 कम, तो पहली कंडीशन लागू ही नहीं हो रही। दूसरा, अंश में 2 घटा दिया जाए, पहले ऑप्शन से हल करते हैं, 7/9 अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो 7 में से 2 घटाएंगे, शेष बचेंगे 5 और ये 11, 5/11 आ रही नहीं आ रही, गलत। दूसरा विकल्प 3/5 अंश में से 2 घटा दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये भी नहीं है। अगला 5/7, 5/7 ये 2 घटाएंगे, ये 2 जोड़ेंगे, 5 में से 2 घटाएं 3 और 7 में 2 जोड़े 9, 3/9 मतलब 1/3। नई भिन्न क्या है? 1/3 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? 5/7 थी, 2 घटाए और 2 जोड़ने से 1/3 आनी चाहिए, 1/3 आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक्स वाई मान के 2 समीकरण हल करने की बजाय ये आसान होता है कि आप विकल्प में से चूज कर लीजिए कौन से उत्तर आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन सही है इसका। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्या होगी? ये आसान है। ये x की पावर 4 को आप ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए और ये बी, इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर था, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक बार घटेंगे एक बार जुड़ेंगे, तो ये हो गया। इसके टुकड़े करने के बाद अब इसको भाग देना है, तो इसके और सूत्र लगेगा 20 में, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और इसमें भाग देना किसका, x माइनस वाई का। ये x माइनस वाई से भाग देंगे, x माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस वाई का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुणा है और शेषफल 0। तो शेषफल 0 के दो विकल्प है और दोनों में से कौन सा, ये गुणा कर दो, x प्लस वाई और इसका गुणा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ये x का x स्क्वायर से गुणा x क्यूब, x का y स्क्वायर से y स्क्वायर x प्लस ये वाई एक्स स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। यदि ऐसा विकल्प है, एक माइनस आ रहा मतलब है नहीं, माइनस तो कहीं कंडीशन नहीं, सारे प्लस के हैं, ये सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भाग देंगे तो भागफल ही आएगा, शेषफल 0 आएगा, भाग पूरा पूरा जा रहा है। भाग विधि से भाग भी दे सकते हैं, टुकड़े करके भी कर सकते हैं। गुणनखंड से आसान हो रहा है कि ये एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के टुकड़े किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर वापस सूत्र लगा, ए माइनस बी ने ए प्लस बी, 2 बार सूत्र लगा, उसके बाद ए माइनस बी कट जाएगा, ये दोनों बचे गुणा कर दो, ये भागफल है और शेषफल इसमें नहीं है, भाग पूरा पूरा गया है। किन्हीं दो संख्याओं ए तथा बी का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य बराबर है। ए और बी का समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे 2 और गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। ये समांतर माध्य a प्लस बी बटे 2 और गुणोत्तर माध्य रूट ए बी, दो संख्या a और b है, उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है, इन दोनों को बराबर लिखो। बराबर लिखेंगे a प्लस बी बटे 2 और बराबर रूट ए बी, 2 का इधर गुणा कर लो, a प्लस बी बराबर 2 रूट ए बी। अब ये रूट हटा के दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ये दोनों तरफ वर्ग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट ए बी का स्क्वायर ए बी। 4ab इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab और बराबर 0। ये 4ab बराबर से इधर चला गया, माइनस हो जाएगा। अब ये 2 घट जाएंगे, 4 में से माइनस 2ab बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 और ये सूत्र बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0 और a माइनस बी के बराबर 0 है, मतलब a बराबर क्या है, b है। a और b आपस में बराबर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। a माइनस बी आपस में बराबर है तो a और b आपस में बराबर थे, a माइनस बी का मान 0 आया, ये इस तरीके से हल करने से। तो गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य बराबर कब होगा, जब a और b दोनों आपस में क्या हो, बराबर की दो संख्या है तो इनका गुणोत्तर और समांतर माध्य बराबर आएगा। ₹48,000 का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 माही के हिसाब से गणना की जाए। अर्धवार्षिक गणना से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर। अर्धवार्षिक गणना है दर आधी, अर्धवार्षिक गणना में दर आधी, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ये 105 बटे 100, समय दुगुना 1.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 3 वर्ष, 3 बार लिखना 105 बटे 100 और 105 बटे 100। दर आधी और समय दुगुना, दर आधी कर ली 10 की 5 और समय दुगुना 1.5 का 3, ये 3 बार लिखना होता है। उसके बाद संख्या है 105 और 100 कटेगा 21 20, ये 21 20 और ये 21 और 20। उसके बाद ये 3 0 कट जाएंगे, 2 4, ये 8, 8 का 48 में भाग 6 बार और 21 गुणा 21 गुणा 21 9269, 21 का क्यूब और उसका गुणा करना 6 से, 6 कम 6, 6 6 के 36, हासिल 3, 6 2 12, 12 3 15, हासिल 1 6 9 54, 1 55, 55 566, ये आएगा मिश्र धन। इसमें से वापस मूलधन 48,000 घटा लीजिए तो 5 2 7,566, 7,566, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना सबसे आसान सा प्रश्न है। चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस आर बटे 100, 100 प्लस आर बटे 100, जितनी पावर होते तक लिखना है। 1.5 वर्ष था, 3 बार लिखना है, दर 5% थी, आधी लिखनी है, 10 थी, आधी लिखेंगे 5, आधी इसलिए लिख रहे हैं कि 6 माही गणना, 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक गणना है। अर्धवार्षिक गणना में दर आधी और समय दुगुना लिया जाता है।
एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित करता है, वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। वस्तु कितने रुपए में बेची? 99 रुपये में बेची। सीधा सीधा वास्तविक मूल्य 10% बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब 10% कमीशन देगा, 110 का 10% 11 कट जाएगा, कितने में बेचेगा? 99 रुपये में बेचेगा। तो उसने वस्तु कितने रुपए में बेची? 99 रुपये में। 10% बढ़ाया और फिर 10% कमीशन दे दिया। 10 बढ़ाया 100 में 110, 110 का 10% कमीशन दिया, मतलब 11 कमीशन कट गया, कितने में बेचेगा? 99 रुपये में बेचेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 4 राशियां, यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती है तो ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ये ए बी सी और डी समानुपाती होती हैं तो बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा बराबर होता है। बी का सी से गुणा और ए का डी से गुणा हमेशा बराबर होगा। समानुपात में बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, ए गुणा डी और बी गुणा सी बराबर है, बिल्कुल सही है। ए बी सी डी समानुपाती है तो ए सी बराबर बी डी नहीं होगी। ए और सी का गुणा बराबर नहीं होगा बी और डी के गुणा का, ये गलत है, ये उत्तर है। ए बी का व्युत्क्रम अनुपात बी अनुपात ए, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा अनुपात होता है। ए अनुपात बी का उल्टा अनुपात हो जाएगा बी अनुपात ए, ये व्युत्क्रम। प्रतिलोम या व्युत्क्रम अनुपात ए अनुपात बी का बी अनुपात ए। 3 राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बिल्कुल सही है। मध्यानुपाती जो होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये भी कथन सही है। गुणोत्तर श्रेणी में लिखी है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ये कथन गलत है। समानुपाती में पहली संख्या सही थी, दूसरी गलत ही है, सीधा सीधा। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी? 1% कमी होगी। 10 बढ़ा और 10 घटा मतलब 1% कमी, और 1% कमी 2500 का 1% मतलब 25 की कमी होगी। 25 सदस्यों की क्या होगी? कमी होगी, ये इसका उत्तर। बाकी आप इसको हल कर सकते हैं। 2500 है, 10% बढ़ा 110/100, और उसके बाद दूसरे वर्ष से 10% कमी हुई 90/100। 10% बढ़ा 110/100 और 10% घटा मतलब 90/100। ये 2 0 और 2 ये 4 0, ये 4 0 कट गए। 25 गुणा 11 गुणा 9, इसको हल कर लीजिए और जो उत्तर आएगा वो 2500 से क्या आएगा? 25 कम आएगा, मतलब ये आएगा 2475। सदस्य थे 2500, 2475 बचे हैं। कितने सदस्यों की कमी होगी? 25। जब इस प्रकार का कि 10 वृद्धि 10 कमी होती है तो उसमें हमेशा 1% की क्या होती है? कमी होती है। 1% की कमी होगी मतलब कितने सदस्यों की कमी हो जाएगी? 25 सदस्यों की कमी हो जाएगी। 2500 है और 10% बढ़ के फिर 10% मतलब 1% की हेराफेरी हुई, 1% कम होगा। 1% का मान कितना है? 2500 का 1% 25 सदस्यों की कमी होगी। इस पेपर के इतने ही पेपर थे, बाकी वाले पेपर की अगली क्लास में हल करेंगे। ये 2012 का रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स का, इसमें ज्यामिति के जो प्रश्न आए वो रीट लेवल 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। आंकड़ों वाले प्रश्न इसमें काफ़ी आए हुए हैं। पाई चार्ट, ये इस प्रकार के प्रश्न रीट लेवल 1 में भी बनते हैं। लेवल 1 और 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे प्रश्न।